दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है डायबोलिक नाम के एक शातिर चोर को दिखाते हुए, जो रात के समय इस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्डिंग होती है आर्मिन नाम के एक ज्वेलरी कंपनी की, जिसके अंदर इस देश के सबसे कीमती ताज को रखा गया था। यहाँ पे डायबोलिक का काम आसान हो जाता है, क्योंकि इस ताज का हिफाजत करने के लिए सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया था और बाकी सारे गार्ड बड़े ही आराम से ताज की बाजी खेल रहे थे। तो इधर डायबोलिक बिल्डिंग में एंटर करते ही इकलौते गार्ड को मार देता है और फौरन उस कमरे में पहुंचा जहाँ उस बेशकीमती ताज को रखा गया था। लेकिन कमरे में एंटर करते ही वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिससे बाकी के गार्ड को पता चलता है कि अंदर कोई घुसा है। तो ये लोग उस कमरे में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था। तो ये लोग उस कमरे में जाते हैं, क्योंकि डायबोलिक ने दरवाजे के चाबी वाले छेद को अंदर से ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर इन लोगों ने उस दरवाजे को बम से उड़ाने का फैसला किया। लेकिन जब तक ये लोग अंदर पहुँचते हैं, तब तक डायबोलिक ने उस ताज को चुरा लिया था और वो अपने पैराग्लाइडर से उड़कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक चलती हुई गाड़ी पे लैंड करता है, जो कार उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही थी। इसके बाद वो गाड़ी के अंदर आया और ये दोनों उस बेशकीमती ताज को लेकर भाग गए। अब अगली शाम आर्मिन कंपनी ने एक ज्वेलरी शो को ऑर्गेनाइज किया, ताकि वो अपनी बेशकीमती गहने सारी दुनिया को दिखा सके। इन गहनों के प्रचार के लिए 5 सुपर मॉडल को हायर किया गया, जिन्होंने आर्मिन कंपनी के बेशकीमती गहने पहनकर एक शानदार डांस परफॉर्म किया। ये गहने दिखने में इतने खूबसूरत थे कि हॉल में बैठे सभी इंसानों के मन में इन्हें खरीदने की तमन्ना सी जाग उठी। डांस के समय हॉल के चारों ओर पुलिस वालों को तैनात किया गया, ताकि डायबोलिक दोबारा से इनके गहनों को चुरा न ले। लेकिन जब ये डांस खत्म होने ही वाला था, तो एकदम से हॉल की पूरी लाइट चली जाती है। ये देखकर एक गार्ड ने उन सभी डांसर को एक सेफ कमरे में चलने को कहा, ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई इन गहनों को चुरा न सके। जिसके बाद इन्हें एक सेफ कमरे में लाया गया, जो असल में एक ट्रक का पिछला हिस्सा था। यहाँ इस ऑफिसर ने लड़कियों को ट्रक के अंदर डाला और उस ट्रक को चलाकर वहाँ से ले गया। जिसके बाद हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में ये ऑफिसर कोई और नहीं, बल्कि वो शातिर चोर डायबोलिक था, जो एक पुलिस वाले का मास्क लगाकर बिल्डिंग में घुस गया था। इसके बाद डायबोलिक ने लड़कियों से वो बेशकीमती गहने उतरवा लिए और उन्हें एक सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर चला गया। जिसके बाद ये चारों लड़कियां पास के एक रेस्टोरेंट में जाती है, ताकि वहाँ इन्हें कोई मदद मिल सके। लेकिन रेस्टोरेंट में घुसते ही एक लड़का इनके पास आकर इन्हें छेड़ने लगा। इस लड़की ने उसका हाथ मोड़कर उससे उसकी औकात दिखा दी। दरअसल ये लड़कियां कोई मामूली डांसर नहीं, बल्कि अंडरकवर एजेंट थी, जिन्हें डायबोलिक को पकड़ने का काम सौंपा गया था। यहाँ लड़कियों की लीडर, जिसका नाम एजेंट ब्रॉफ था, उसने रेस्टोरेंट के फोन से ऑफिसर जिंकू को कॉल किया और पूरी बात बताई। जिंकू वही ऑफिसर था जिसने अपनी आधी जिंदगी डायबोलिक को पकड़ने में बिता दी। यहाँ ब्रॉफ ने बताया कि उनका प्लान काम कर चुका है और डायबोलिक उसके जाल में फंस चुका है। दरअसल ये लोग जानते थे कि डायबोलिक उन गहनों को चुराने जरूर आएगा, इसलिए इन्होंने उन गहनों में जीपीएस ट्रैकर फिट कर दिया था, ताकि वो डायबोलिक के लोकेशन को ट्रेस करके उसके खुफिया अड्डे तक पहुंच सके और उसका सारा माल जब्त करके उसे गिरफ्तार कर सके। लेकिन इन बातों से बेखबर ईवा और डायबोलिक अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचे, जो कि एक बड़े से पहाड़ के अंदर बना हुआ था। अंदर आकर इन्होंने अपने चोरी का सारा माल बाहर निकाला और अपनी इस जीत को सेलिब्रेट किया। अब इस चोरी के बाद इनके पास काफी पैसे हो गए थे, जिससे ये अपनी बाकी की जिंदगी बड़े ही आराम से गुजार सकते थे। यहाँ ईवा ने डायबोलिक से कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाना चाहिए, लेकिन डायबोलिक ने इसके लिए मना कर दिया और ईवा को अपनी अगली चोरी का प्लान बताने लगा। इधर जिंको अपनी टीम के साथ डायबोलिक के तलाश में निकला और जीपीएस लोकेशन को फॉलो करते हुए वो इस खुफिया अड्डे तक पहुंच गया। लेकिन सामने एक बहुत बड़ी चट्टान को देखकर ये लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जीपीएस का सिग्नल तो चट्टान के अंदर से आ रहा था। यहाँ जिंको ने उस चट्टान को ध्यान से देखा और अपने साथियों से उस पर एक डायनामाइट लगाने को कहा। इसके बाद जब धमाका हुआ तो इन्हें एक खुफिया सुरंग दिखाई दिया, जो सीधा डायबोलिक के खुफिया अड्डे तक जाती थी। इधर ईवा और डायबोलिक ने भी सीसीटीवी में ये सारा कुछ देख लिया और अपनी चोरी का सारा सामान छोड़कर एक खुफिया रास्ते से वहाँ से भाग निकले। जब जेंको अपने पूरे टीम के साथ अंदर आया तो उसे डायबोलिक और ईवा कहीं नहीं मिले, लेकिन तभी इन्हें वो खुफिया रास्ता दिख जाता है, तो ये लोग उनका पीछा करने लगते हैं। तभी भागते भागते ईवा का पैर कुछ पत्थरों के बीच में फंस जाता है, जिसके कारण उसने डायबोलिक से मदद मांगी। लेकिन जेंको को कड़ी बाधा देख डायबोलिक ने ईवा को वहीं छोड़ दिया और फौरन वहाँ से भाग गया। अब डायबोलिक के इस धोखे से ईवा का दिल टूट जाता है और उसने अकेले ही अपनी पैर को बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन जब तक वो खुद को वहाँ से निकालती है, तब तक जेंको उसके काफी करीब आ चुका था, जिसके कारण ईवा के पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए वो चट्टान के ऊपर जाती है और नदी में छलांग लगा देती है और इस तरह से एक बार फिर डायबोलिक और ईवा जिंको के हाथ से निकल गए। इसके बाद जिंको के टीम ने डायबोलिक के खुफिया अड्डे की तलाशी ली, जहाँ इसे बहुत सारी बेशकीमती चीजें मिली, जैसे कि ढेर सारा सोना, करोड़ों की पेंटिंग, गहना और भी बहुत कुछ। तभी जिंको को शहर की बाहर बनी एक पुरानी बिल्डिंग का नक्शा मिला, जो शायद से डायबोलिक और ईवा का दूसरा अड्डा था। जिसके बाद जल्दी से जिंको अपने टीम के साथ उस जगह पर पहुंचा और अपनी टीम के साथ मिलकर इस पूरी बिल्डिंग का तलाशी ली। इस दौरान एक ऑफिसर ने गलती से एक खुफिया रास्ता खोल दिया, जो सीधा बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता था। अब जब बेसमेंट में आकर इन लोगों ने देखा कि वो वही जगह थी जहाँ डायबोलिक अपने मिशन के लिए अलग अलग किस्म का मास्क बनाता था। तो यहाँ जेंको ने अपने सभी साथियों से किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना कर दिया, क्योंकि इससे पूरा यकीन था कि डायबोलिक अपने अगले मिशन से पहले यहाँ जरूर आएगा। अब अगले सीन में हम एल्टिया नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो कि बेलन वॉफ शहर की रानी थी और ऑफिसर जिंकू की गर्लफ्रेंड भी। इसके बाद ये जिंकू से मिलने पहुंची, जहाँ बातों
बातों में ही उसने अपनी शादी की बात छेड़ दी। इस पर जिंकू ने कहा जब तक वो डायबॉलिक को पकड़ नहीं लेता तब तक वो ये शादी नहीं कर सकता। अब एल्टिया भी इस बात को जानती थी कि डायबॉलिक को पकड़ना जिंकू का सबसे बड़ा मिशन है, इसलिए उसने जिंकू का साथ दिया और शादी के लिए थोड़ा वेट करने का फैसला किया। जिसके बाद उसने जिंकू को अपने पार्टी में इन्वाइट किया जहाँ वो अपनी बेशकीमती नेकलेस पहनने वाली थी, इसलिए ये चाहती थी कि जिंकू भी इस पार्टी में मौजूद रहे ताकि वो उसे और उसके नेकलेस को सुरक्षित रख सके। अब उस रात डायबॉलिक अपने खुफिया अड्डे पर जाता है जहाँ इसने दीवार में एक माइक लगाकर अंदर मौजूद पुलिस वालों की बातें सुनी। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी को चेंज कर रहे थे और अब पहरा देने की बारी ऑफिसर रोलर की थी, जिसके थोड़ी ही देर बाद डायबॉलिक ने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया और ये देखते ही एजेंट रोलर ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी। लेकिन इन गोलियों का डायबॉलिक पे कोई असर नहीं होता है क्योंकि इन दोनों के बीच कांच की एक मोटी सी दीवार थी। अब गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ मौजूद सभी पुलिस वाले अलर्ट हो गए और जल्दी से बिल्डिंग के बेसमेंट में आ गए। यहाँ उन्होंने देखा कि रोलर जमीन पे बेहोश पड़ा है और डायबॉलिक अपने मार्क्स वाले मशीन को चुरा कर भाग गया है। जिसके बाद जेंको को ये सब बात पता चलती है तो उसे अपने साथियों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इनके रहते हुए डायबॉलिक बिल्डिंग के अंदर घुसा और इनके नाक के नीचे से वो मार्क्स बनाने वाली मशीन चुरा कर ले गया। अब अगले दिन जेंको से बड़े ऑफिसर उसे आगे की मिशन की प्लानिंग के लिए बुलाया और जब ये सब बात कर ही रहे थे तभी इसके पास ईवा का फोन आता है। ईवा इन लोगों से कहती है कि मैं डायबॉलिक को पकड़ने में पुलिस की मदद करूंगी पर इसके बदले में मुझे मेरी आजादी की गारंटी चाहिए। मेरी शर्त ये है कि आप मेरे ऊपर लगे सारे इंजामों को हटा दोगे और मुझे सही सलामत एक दूसरे देश में भेजोगे। यहाँ ईवा ने इन लोगों को आधे घंटे के लिए सोचने का वक्त दिया और फोन कट कर दिया। यहाँ जिंकू के सीनियर को ये ऑफर अच्छा लगा तो उसने जिंकू को इस बारे में सोचने के लिए कहा क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा चुका था और इन्हें किसी भी तरह से डायबॉलिक को पकड़ना था। हालांकि जिंकू इस बात से खुश नहीं था क्योंकि वो डायबॉलिक के साथ साथ ईवा को भी पकड़ना चाहता था। जिसके बाद जिंकू ने अपने साथियों को एक प्लान बताया कि जब अगली बार ईवा मुझे कॉल करेगी तो मैं उसे अपने बातों में उलझा कर रखूंगा और इस मौके का फायदा उठाकर तुम उसके लोकेशन को ट्रेस कर लेना और हम लोग उस तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आधे घंटे बाद जब ईवा जिंकू को कॉल करती है तो जिंकू उसे अपने बातों में उलझाने लगा, जिसका फायदा उठाकर पुलिस की एक टीम ईवा का लोकेशन ट्रेस करके उस तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि ईवा कोई खुफिया अड्डे से नहीं बल्कि सड़क के किनारे बने एक फोन बूथ से कॉल कर रही थी। तभी ईवा पुलिस को अपनी तरफ आते हुए देख लेती है तो जल्दी से वहाँ बने एक सुरंग से भाग गई और इस तरह से जिंकू का प्लान एक बार फिर फेल हो गया। इधर दूसरी तरफ एलिना नाम की एक लेडी ऑफिसर डायबॉलिक के अड्डे से मिले सामानों का जांच कर रही थी। तभी उसने नोटिस किया कि उन सामानों में से एक ब्रेसलेट कहीं गायब है। तभी उसने जल्दी से जिंकू को कॉल करके इसके बारे में बताया। तभी जिंकू तुरंत समझ गया कि वो ब्रेसलेट जरूर ईवा ने पहना होगा और इसका मतलब ये था कि वो लोग अभी भी उनका लोकेशन ट्रेस कर सकते थे क्योंकि ये वही गहने हैं जिनमें ये लोग जीपीएस डिवाइस सेट किया था। यहाँ जेंको का अंदाजा बिल्कुल सही निकला क्योंकि जीपीएस को यूज करके ईवा के लोकेशन का पता चल गया। इसके बाद एजेंट रोलर जल्दी से उस लोकेशन में पहुंचा और ईवा के सर पर बंदूक तान दी। रोलर अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था क्योंकि पिछली बार डायबॉलिक ने इसे बेहोश करके वो मार्क्स वाली मशीन चुरा ली थी, लेकिन अभी जब ये कुछ करता उससे पहले ईवा इस पे हमला करके इसकी बंदूक छीन लेती है और पुलिस की गाड़ी से वहाँ से भाग जाती है। और जब जेंको लोकेशन पे पहुंचा तो उसने रोलर को जमीन पे पड़ा हुआ पाया और तो और इस गधे ने ईवा के हाथ से वो ब्रेसलेट भी निकाल लिया था। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने रोलर को फील्ड मिशन पे जाने से मना कर दिया और अभी से एजेंट एलेना के साथ मिलकर चोरी के सामानों का जांच करना था। इधर जिंकू के बड़े ऑफिसर ने उसे बात न मानने के लिए बहुत ज्यादा डांट लगाई और उसे आखिरी वार्निंग दी कि अगर उसने ऑर्डर का उल्लंघन किया तो उसे इस केस से हटा दिया जाएगा। इसलिए उसने ईवा के साथ मिलकर डायबॉलिक को पकड़ने का फैसला किया। इसके बाद उसने अखबार के जरिए ईवा को एक सीक्रेट मैसेज भिजवाया जिसे पढ़कर ईवा ने जिंकू को कॉल किया और इन दोनों ने शाम को मिलने का प्लान बनाया। और शाम में ईवा ने मिलकर जिंकू को बताया कि डायबॉलिक हर हाल में अपना चोरी का माल वापस पाना चाहता है, इसलिए हमें अंडरवर्ल्ड में ये बात पहुंचानी होगी कि पुलिस चोरी का सारा माल किसी सेफ जगह पे पहुंचाने वाली है और जब डायबॉलिक को ये सब पता चलेगा तो वो अपना चोरी का माल वापस लेने जरूर आएगा। प्लान के अनुसार हम एक बुलेट प्रूफ ट्रक को पूरे सिक्योरिटी के साथ बाहर निकालेंगे ताकि डायबॉलिक को लगे कि लूट का सारा माल इसी ट्रक में मौजूद है, जबकि असली माल तो खटारा से दिखने वाली एक वैन में होगा ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। और आगे ईवा बताती है कि जब डायबॉलिक उस ट्रक का पीछा करेगा तो हम उसे एक सुरंग के रास्ते से गुजारेंगे और जब डायबॉलिक उस सुरंग में आएगा तो हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। ये सब सुनकर जिंकू को ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा लगता है तो ये लोग अगले दिन से ही इस प्लान पे काम करना शुरू कर देते हैं। उसने एक अंडरकवर एजेंट की मदद से पूरे अंडरवर्ल्ड में ये बात फैला दी कि पुलिस चोरी का सारा माल किसी सेफ जगह पे शिफ्ट करने वाली है। जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड एल्टिया से मिलने गया और बताया कि वो उसकी पार्टी में शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि उस दिन उसे डायबॉलिक को पकड़ने जाना है। और रही बात उस नेकलेस की तो वो उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने सबसे काबिल अफसर को भेजेगा। अब फाइनली वो दिन आ जाता
है जिस दिन जेंको अपने इस काम को अंजाम देने वाला था। इधर दूसरी तरफ एल्टिया ने पार्टी के लिए शहर के सबसे नामी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया और पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगी। इधर मिशन के लिए कमांडो का एक दल बनाया गया और उन्हें डायबोलिक को पकड़ने का पूरा प्लान समझाया गया। इसके बाद ऑफिसर ने सबसे पूछा कि वो असली माल वाली खटारा वैन कौन चलाएगा। यहाँ रोलर कहता है कि वो असली माल वाली खटारा वैन मैं चलाऊंगा, क्योंकि वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर अपने आप को साबित करना चाहता है। यहाँ एलेना ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन रोलर ने उसकी बात को नहीं माना और खुद ही वैन को चलाने का फैसला किया। इसके बाद लूट का सारा माल एक साधारण सी वैन में डाल दिया गया और सभी लोग स्टेशन पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब ऑर्डर मिलते ही उस बुलेट प्रूफ ट्रक को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ बाहर निकाला गया और थोड़ी देर बाद रोलर असली माल वाली गाड़ी को लेकर उल्टी दिशा में निकल गया। इधर जैसे ही पुलिस की गाड़ी सुरंग में पहुंची तो किसी ने जानबूझकर आगे के रास्ता को बंद कर दिया। तभी अचानक से ये पूरी सुरंग एक धुएं से भर जाती है और इसी धुएं के बीच एक अनजान आदमी पुलिस की तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ही सभी पुलिस वालों ने अपना बंदूक निकाल दी, लेकिन जब उन लोगों ने पास जाकर देखा तो ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक मोम का पुतला था। दूसरी तरफ जब पार्टी में एल्टिया अपने नेकलेस को पहनने गई तो उसे उसका नेकलेस कहीं नहीं मिला, जिसका मतलब ये था कि उसकी ये बेशकीमती अमानत चोरी हो चुकी है। इसके बाद हम रोलर को देखते हैं जो हाईवे से रास्ता बदलकर जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल के एक सुनसान रास्ते पे जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी से बाहर आया जहाँ उसकी मुलाकात ईवा से होती है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ईवा एल्टिया का मेकअप आर्टिस्ट बनकर उसका वो बेशकीमती नेकलेस चुरा लिया था। जिसके बाद रोलर भी अपने चेहरे से वो मास्क हटाता है जो असल में रोलर नहीं बल्कि वो साथी चोर डायबोलिक होता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये सब डायबोलिक का एक प्लान था ताकि वो पुलिस को बेवकूफ बना सके। उस दिन भागते वक्त ईवा को जानबूझकर पीछे छोड़ दिया ताकि जिंको को ऐसा लगे कि उसने ईवा के साथ चीट किया है और वो उसकी कई बातों पर यकीन कर ले। उस समय जब ईवा पानी में कूदती है तो वो एक खुफिया रास्ते से बचकर निकल गई। उसके बाद जब डायबोलिक का सामना रोलर से हुआ तो उसने रोलर को मार दिया और उसके चेहरे का मास्क बनाकर उसकी जगह ले ली और इस तरह से डायबोलिक ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाया और अपना चुराया हुआ माल दोबारा से चुरा लिया। इधर जब जेंको को ये सब बात पता चली तो वो पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि ना तो वो डायबोलिक को पकड़ सका और ना ही एल्टिया का वो नेकलेस बचा सका। इधर ईवा और डायबोलिक ने लूट का माल चुरा कर ये शहर छोड़ दिया और एक नए शहर में अपनी एक नई जिंदगी शुरू की। और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।